ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि आपका जो शेयर होल्डर है उसने अपनी वेल्थ को क्या करना है, वो मैक्सिमाइज करना है। डिसीजन रूल्स फॉर मैनेजर्स ओनली टेक एक्शन दैट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस को फाइनेंस मैनेजर है उसकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अल्टरनेटिव और एक्शन लेने हैं। रिटर्न या रिस्क आ जाएगा, इंक्रीज द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे और आपकी जो है वो शेयर प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो फर्म का गोल है कि उसने अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उसे क्या कर लेगा, वो अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। गोल द फर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, आप विच इन्वेस्टमेंट इज प्रेफर्ड, यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अर्निंग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर दी हुई है, इन्वेस्टमेंट है ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, टोटल ऑफ ईयर 1, 2 एंड 3 है। एक रोटर है और एक वॉल्व है। तो ईयर 1 में 1.40 अर्निंग पर शेयर है, ईयर 2 में 1 है, ईयर 3 में 0.40 है और पहले 3 सालों की जो अर्निंग बनती है 3 इयर्स की वो $2.80 बनती है। वॉल्व के अंदर पहले साल 0.60 पर शेयर अर्निंग पर शेयर हुई और ईयर 2 में 1.0 हुई और ईयर 3 में 1.4 हुई, तो टोटल अर्निंग क्या हुई, वो 3.0 हुई पहले 3 सालों की। ठीक है जी। Profit maximization may not lead to the highest possible share price at least 3 reasons. Number 1, 3 reason कौन सी हैं? टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, कि टाइमिंग क्या है। ठीक है जी। द रिसीट ऑफ फंड सूनर देन लेटर इज प्रेफर्ड। ठीक है जी। दूसरी हम बात करते हैं, प्रॉफिट डू नॉट नेसेसरीली रिजल्ट इन कैश फ्लो अवेलेबल टू द स्टॉक होल्डर्स। और थर्ड वन क्या है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फेल्स टू अकाउंट फॉर रिस्क होते हैं हमारा। ठीक है जी। अब आपके गोल्स ऑफ द फर्म क्या होते हैं? व्हाट अबाउट द स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स का गोल क्या है? स्टॉक होल्डर्स आर द ग्रुप सच एज एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर हैं, क्रेडिटर्स हैं, ऑनर्स हैं एंड अदर्स हु हैव आर डायरेक्ट इकोनॉमिक लिंक टू द फर्म, यानी कि जिसका डायरेक्ट फर्म के साथ इकोनॉमिक लिंक है। यानी कि एम्प्लॉइज हैं तो उन्होंने सैलरी लेनी है, उनका इकोनॉमिक, कस्टमर हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट्स लेनी है, क्रेडिटर्स हैं तो उन्होंने जो आपको उधार माल दिया है उसके पैसे लेने, ऑनर्स हैं तो उनको रिटर्न चाहिए और अदर्स जिनका डायरेक्ट इकोनॉमी इस तरीके से जो है वो फाइनेंशियल लिंक मौजूद है वहां पे। Firm with a stakeholder focus concisely avoids action that would prove the detrimental or to the stakeholders. Goal is not to maximize the stakeholders well-being but to preserve it. कोशिश होती है कि आप सिर्फ मैक्सिमाइजेशन की तरफ ना जाएं बल्कि अपने स्टॉक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को रिटेन करके रखें। सच भी इज कंसीडर्ड टू बी सोशल रिस्पॉन्सिबल, इसको हम इस जो ये व्यू अब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो नाम देते हैं। अब बिजनेस एथिक्स की बात करें तो बिजनेस एथिक्स क्या होती हैं? हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स में हम बिजनेस एथिक्स की जब बात करते हैं तो बिजनेस एथिक्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट और मॉरल जजमेंट दैट अप्लाई टू पर्सन एंगेज इन द कॉमर्स, यानी कि आपकी जो कॉमर्स कहते हैं एक्टिविटीज दैट आर यूजफुल इन द ट्रेड, तो उसके अंदर जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो किस तरीके से मॉरली और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक उसे कंडक्ट किया जाता है कि नहीं किया जा रहा। वायलेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंस इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ एक्शन, जाहिर बात है जो वायलेंस होती है वो वैरायटी ऑफ एक्शन होती है। क्रिएटिव अकाउंटिंग, अर्निंग मैनेजमेंट, मिसलीडिंग फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉड, excessive executive compensation, option backdating, bribery यानी रिश्वत एंड किकबैक्स वगैरह, ये वो चीजें हैं जो बेसिकली वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स होती हैं, वायलेशन ऑफ फाइनेंस होती है। नेगेटिव पब्लिसिटी ऑफन लीड्स टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द फर्म, अगर आप नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं तो एक दफा तो आप जो है वो मैक्सिमाइज वेल्थ कर लेंगे, प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन मार्केट में आप क्या होते हैं कि आपकी जो नेगेटिव पब्लिसिटी है वो नेगेटिव होगी और उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या, वो आपको फर्म को जो है वो उसकी जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो नेगेटिव शोहरत हो जाएगी, तो फिर आप इन्वेस्टर को क्या करते हैं, वो लूज कर देते हैं। तो लिहाजा बिजनेस एथिक्स का जो है आपने ख्याल रखना है। अब ये है रॉबर्ट ए कुक, इसने नोटेड, इसने कहा एथिक्स के ऊपर सजेशन दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन बी
used to access the ethical availability of a proposed action. जब आपने कोई एक्शन करना है तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस आपने चेक करने हैं, ये चीजें कि क्या ये चीजें इसमें मौजूद है, तो ही आप उसको क्या कर सके, ये जो है वो एथिकल बेसिस रोल को क्या कर रहे हैं, वो कंसीडर कर रहे हैं. इज द एक्शन आर्बिट्रेरी और कैप्रिसिशियस? डज द एक्शन अनफेयरली सिंगल आउट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप? जी, अब हम कुक की बात कर रहे थे, रॉबर्ट कुक की. द फॉलोइंग, अब डज द एक्शन इफेक्ट द मॉरल्स और लीगल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप? Does the action conform to accept moral standards? Are there alternative courses of action that are less likely to cause actual or the potential harm? अगर हम बात करें the role of the business ethics or ethics and share price की, तो ethics program seek to reduce the litigation and the judgment cost. ठीक है, आपने उसकी लिटिगेशन देखना है कि क्या उसकी कितनी लिटिगेशन या चल रही है, उसकी जजमेंट जो कॉस्ट है उसकी जजमेंट को देखना है. मेंटेन अ पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज, क्या उसका बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कितना पॉजिटिव इमेज है. बिल्ड शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस कितना है. गेन द लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स. द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स इज टू पॉजिटिवली इफेक्ट द फर्म्स शेयर प्राइस. फोकस ऑन एथिक्स की हम बात करें तो कहते हैं जी, इन जनवरी 2010 गूगल अनाउंस दैट द जीमेल अकाउंट ऑफ द चाइनीज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल एंड डिफेंस कंपनीज हैज बीन हैक्ड. क्या होगा कि उनके जो जीमेल के ऊपर अकाउंट थे वो क्या हुआ, हैक हो गए. द कंपनी थ्रेटन टू पुल आउट ऑफ चाइना अनलेस एन एग्रीमेंट ऑन अनस्कोर्ड सर्च रिजल्ट could be reached. जारी बात है, उसको थ्रेट हो गया कि उसका चाइना एग्रीमेंट है वो क्या, वो सर्च रिजल्ट का वो क्या जाएगा, वो थ्रेट मिल गई. तो उसमें क्या हुआ, इट इज द ग्लोबल मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर व्हेन नेसेसरी एथिकल और अनएथिकल. जारी बात है कि अगर आप इसकी बात करते हैं ये एथिकल है या अनएथिकल, तो ये अनएथिकल है. हाउ कैन Google justify its action in the short term, it's to the long term investment. तो जारी बात है, गूगल जो है उसने कैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टर को जो है वो एक्टिवेट किया है. The size and the importance of managerial finance function depends on the size of firm. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो डिपेंड करता है कि फर्म का साइज कितना है, उसके ऊपर हम इसको डिपेंड कर रहे होते हैं. In the small firms the finance function is generally performed by the accounting department. कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से परफॉर्म कर रहा था. एज अ फर्म ग्रोज द फाइनेंस फंक्शन टिपिकली इन्वॉल्व इनटू अ सेपरेट डिपार्टमेंट लिंक डायरेक्टली टू द कंपनीज प्रेसिडेंट और द सीईओ थ्रू द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. ठीक है, जिससे हमने जो है वो लास्ट किया. अगर हम रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम कहते हैं द फील्ड ऑफ फाइनेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स. जो फाइनेंस की फील्ड है ये इकोनॉमिक्स के साथ काफी क्लोजली क्या है वो लिंक करती है. फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड बी अलर्ट टू द consequences of varying level of economic activity and change in the economic policy. They must also be able to use as economic theories as a guideline for the efficient of the business operations. अगर हम मैनेजरियल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें, इस इकोनॉमिक प्रिंसिपल, बेसिकली मैनेजरियल कॉस्ट बेनिफिट क्या हमारा जो है वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है दैट स्टेट्स द फाइनेंशियल डिसीजन शुड बी मेड एंड एक्शन taken only when the added benefit exceed the added cost. Marginal cost benefit analysis can be illustrated using the simple example. Example आपके सामने है जी. Nor department store is applying the managerial cost benefit analysis to decide whether to replace the computer. Benefit with the new computer $10,000 है, less benefit with the old is 3,000. Marginal added benefit 7,000. The cost of new computer is 8,000 less the proceed of sale of old computer is 2,000. Marginal cost added आपकी 6,000 है. नेट बेनिफिट आपको कितना है जी, वो आपका क्या है जी $1,000 का आपको जो है वो आ जाता है.
रिलेशनशिप टू द अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंस का जो फंक्शन है अकाउंटिंग के साथ देखें तो द फर्म्स फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर क्लोजली रिलेटेड एंड जनरली ओवरलैप्ड। ठीक है जी, रिलेट करती, ओवरलैप का मतलब होता है जो चीज दोनों के अंदर जो कॉमन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है जी, इन स्मॉल फर्म्स अकाउंटेंट्स ऑफन कैरी आउट द फाइनेंस फंक्शन एंड इन लार्ज फर्म्स फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफन हेल्प द कंपाइल अकाउंट इंफॉर्मेशन। छोटी कंपनीज में क्या होते हैं आपके जो है वो अकाउंटेंट्स होते हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सीएफओ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो कंपाइल करते हैं। The one major difference in respective and emphasis between the finance and accounting is the accountants generally use the accrued method। यानी कि हम कौन सा मेथड करते हैं, accrual method। अकाउंटेंट जितने भी हैं वो क्या यूज कर रहे होते हैं, accrual method करते हैं। while in finance the focus in cash flow, यानी कि अकाउंट्स के अंदर हम accrual मेथड को लेके चलते हैं, लेकिन आपकी जब फाइनेंस की बात करते हैं तो हमारा फोकस कैश फ्लो के ऊपर होता है। Whether a firm earns a profit or experiences a loss, it must have a sufficient flow of cash to meet its obligation as they come due. The significance of the difference can be illustrated by the following example. Example आपके सामने the Nasu Corporation experience with the following activities of the last year sales है जी 1 लाख की, 1 year sold 100% still uncollected and cost 80,000 all paid in full under the suppliers of the return। अगर आप इसकी देखें तो now the difference performance under the accounting method accrual versus the cash base। आप इनकम स्टेटमेंट देखें, अक्रूवल बेस में सेल्स आपकी है वो 100,000 है, लेस कॉस्ट 80,000, आपका नेट प्रॉफिट 20,000। कैश बेस में आपको कैश अभी तक नहीं मिला, वो 0 है, कॉस्ट आपकी 80,000 है, तो आपको नेट लॉस कितना शो हो रहा है, वो 80,000 शो हो रहा है। Relationship with accounting, finance and accounting also differ with respect to the decision making। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, जहाँ हम डिसीजन मेकिंग की बात आती है। अकाउंटेंट्स डिवोट मोस्ट ऑफ देयर अटेंशन टू द कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। यानी कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि वो आपका फाइनेंशियल डाटे को कलेक्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन जो आपके फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं अवेल्युएट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जो आपने अकाउंटेंट ने जो स्टेटमेंट बनाई है उसको अवेल्युएट करते हैं टू डेवलप द एडिशनल डाटा। एडिशनल डाटा क्या है, एडिशनल डाटा लेते हैं और मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट एंड एसोसिएट विद द रिटर्न एंड रिस्क। यानी कि वो डिसीजन लेते हैं, वो असेसमेंट लेते हैं जो आपकी रिस्क और रिटर्न के साथ जो है वो एसोसिएट कर रही होती है। पर्सनल फाइनेंस एग्जांपल अगर आप देखें तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है। नेट पे रिसीव्ड 4,400, रेंट 1,200 है, कार पेमेंट 450 है, यूटिलिटीज 300 है, ग्रोसरीज 800 है, क्लॉथ 750 है, डाइनिंग आउट 650 है, गैसोलीन 260 है, इंटरेस्ट इनकम 220 है, मिसलेनियस एक्सपेंस 425। टोटल इनफ्लो 4,650 है और आउटफ्लो आपके पास कितना है 4,835 रुपए का आपके पास क्या है वो आउटफ्लो आ गया। अगर आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज की इस फिगर को देखें तो बैलेंस शीट के अंदर आपकी एक तरफ आ रही है मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग आपकी आ रही है और मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसकी बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आपने जो है वो करनी होती है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली it refers to the rules, processes and laws by which companies are operated। ये वो rules and regulations होते हैं जिसके अंदर कंपनीज क्या कर रही होती हैं, वो अपने बेसिस को ऑपरेट कर रही होती है, कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रही होती हैं। इट डिफाइंस द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट पार्टिसिपेंट्स सच एज, इसमें जो लोग कॉर्पोरेट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे होते हैं, जो उनके राइट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जैसे आपके शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं एंड अदर स्टॉक होल्डर्स एज वेल एज द रूल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग कॉर्पोरेट डिसीजंस की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज डिस्क्राइब इन, जो हमने पहली फिगर देखी थी, इसमें होता क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर द इन्वेस्टर्स हु ओन रिलेटेड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स सो एज टू मीट द पर्सनल इन्वेस्टमेंट गोल। कि आपके क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव कर लें। अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं आर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स सच एज बैंक्स
insurance companies, mutual funds, and pension funds that are paid to manage and hold large quantities of securities on the behalf of the others. यानी कि ये क्या करते हैं कि बैंक्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनके मैनेजर लार्ज क्वांटिटीज के अंदर जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं. अनलाइकली द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर often monitor and directly influence the firm's corporate governance by existing pursuance on the management of performance communicating there. अब जो आपकी इंडिविजुअल की निस्बत जो कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं. जी, ब्रेक आप लेना चाह रहे हैं? थोड़ी सी मैं ये चाह रहा था, ये स्लाइड्स बेटा मेरे पास रह गई हैं थोड़ी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं, तो मैं चाह रहा था इस सेशन में खत्म कर दूं, तो आप उसके बाद तसल्ली से घर चले जाएं. ठीक है जी. और नेक्स्ट में मैं आपके साथ जो है वो ऐसे ही कर लूंगा कि आपको दरमियान में ब्रेक दे दूंगा एक सेशन की. थैंक यू जी. उसमें जो है वो आपकी जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, इसको ब्रॉडर फर्म के अंदर लेके जाती हैं. इसकी रेगुलेशंस होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड 2012 में, लास्ट हमारे जो है 2005 में कॉन्सेप्ट आया था, 2012 के कोर्स इस वक्त चल रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के. रेज अटेंशन ड्यू टू द सेवरल हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट स्कैंडल्स इन द कॉर्पोरेट पावर सेक्टर्स, एलिज क्रिमिनल एक्टिविटीज बाय द कॉर्पोरेट ऑफिसर. तो इसलिए जो है उन्होंने रूल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या किए थे, वो इम्प्लीमेंट किए थे. ठीक है जी. द सरबैक्स ऑक्सले एक्ट 2002 था, ये बेसिकली दिया गया उन्होंने. ठीक है जी. इसकी रेगुलेशंस है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये आप देख लीजिएगा. उसके बाद एजेंसीज इश्यूज को आप देख लें. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज एन अरेंजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर फॉर द कंपनी इज द पार्टिसिपेंट सेलेक्ट द मैनेजमेंट एजेंट्स. यानी कि शेयर होल्डर्स आपके जो है वो क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं, लेकिन वो एजेंट्स के तौर पर किसको आगे लेके आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके आते हैं. एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, अराइजेस व्हेन मैनेजर्स प्लेस पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ द गोल्स ऑफ शेयर होल्डर्स. यानी कि मैनेजर्स शेयर होल्डर्स के गोल्स की निस्बत अपने गोल्स को जब प्रेफरेंस देते हैं, तो इसे हम एजेंसी प्रॉब्लम का नाम देते हैं. एजेंसी कॉस्ट क्या होती है जी, अराइजेस फ्रॉम द एजेंसी प्रॉब्लम दैट borne by shareholders and present loss of the stakeholders. यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये बर्दाश्त करते हैं, और स्टेक होल्डर्स की जो वेल्थ है उसे लॉस होता है, तो उसे हम एजेंसी कॉस्ट का नाम दे देते हैं. आपने मैनेजमेंट कंपनसेशन प्लान्स आपके क्या होते हैं जी, इन एडिशन द रोल्स प्ले बाय द कॉर्पोरेट बॉन्ड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी स्ट्रेंथेंड. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करते हैं कि शेयर होल्डर के जो बेनिफिट है, जो उसका स्टेक है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथन करती है. और आपकी जो कॉमन अप्रोच स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनसेशन टू कॉरस्पॉन्ड विद द फर्म्स परफॉर्मेंस हमारी होती है. इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, मैं आर मैनेज कंपनसेशन प्लान दैट द मैनेजमेंट कंपनसेट टू शेयर द प्राइस. यानी कि शेयर प्राइस जब प्रॉब्लम आ रही होती है, तो मैनेजमेंट कंपनसेशन प्लान होते हैं कि उसकी जो ईपीएस है उसे जो है वो सहारा दिया जाता है, उसको कंपनसेट किया जाता है. वन एग्जांपल टू ग्रांटिंग ऑफ स्टॉक ऑप्शन, जिसे स्टॉक ऑप्शन दे दी जाती है. परफॉर्मेंस प्लान के अंदर क्या होती है जी, टाइम मैनेजमेंट का कंपनसेशन टू मेजर सच एज ईपीएस और ग्रोथ और ईपीएस परफॉर्मेंस शेयर्स कैश बोनसेस आर यूज्ड टू कंपनसेशन अंडर दीज प्लान्स होते हैं आपके. ये आपके सीईओ परफॉर्मेंस का एक चार्ट दिया हुआ है, इसको डिस्कस करने. एजेंसी द थ्रेट ऑफ टग जो है वो टेक ओवर क्या होती है, व्हेन द फर्म्स इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज अनएबल टू कीप द एजेंसी प्रॉब्लम चेक लाइकली दैट इज रिवील्स द मेजर विल गेन कंट्रोल ओवर द फर्म. कि अगर वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो इसका मतलब मैनेजर्स का जो है उस फर्म के ऊपर जो है वो कंट्रोल है. थ्रेट टू टेक ओवर बाय द अनदर फर्म, इसको एक और फर्म जो है उसको क्या टेक ओवर करे, विच बिलीव्स कैन इनहेंस द ट्रबल्ड troubled value of the restructuring its management को restructure कर लें, operations and the financing can provide a strong source of external corporate governance आपकी जो है वो आ जाती है. और रिव्यू ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये जो हमने शुरू में किए थे कि हमने इस चैप्टर को टॉपिक को खत्म किया तो क्या हमारे जो है वो हमने जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं या नहीं किए.